बैक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे S3 क्या है और किस तरह से हम लोग इसके अंदर अपना वैल्यूएबल डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको लैब के अंदर हम लोग किस तरह से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो है वो क्योंकि एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो है वो ज़रूरी है थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करना और प्रैक्टिकल पार्ट को भी कवर करना। तो सबसे पहले हम लोग अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं और देन हम लोग मूव करेंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। सो बेसिकली अगर हम लोग S3 की बात करते हैं तो S3 का जो फुल नेम है वो है सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 मीन ट्रिपल S है, ठीक है? और इसको इन शॉर्ट हम लोग जो है वो याद करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि S3 बेसिकली है क्या। सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि अगर हम लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं या डेवलपर का एग्जाम दे रहे हैं तो ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये दोनों एग्जाम के लिए जो है वो इसको प्रेप करना है, ना सिर्फ इसको थ्योरेटिकली स्टडी करना बल्कि इसको प्रैक्टिकली भी अप्रोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और S3 का अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो रियल टाइम एग्जाम्पल हमारे पास गूगल ड्राइव है और ड्रॉपबॉक्स है, जिस तरह हम लोग जो है वो एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते थे, तो उसमें हमें 15 जीबी की स्पेस जो है वो फ्री में मिल जाती है। तो वो 15 जीबी की जो स्पेस होती है बेसिकली वो S3 के ऊपर ही रिलाय कर रही होती है, ठीक है? S3 जो है वो बेसिकली डेवलपर्स के लिए और आईटी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो है वो अपना डाटा सिक्योरली, ड्यूरेबली और स्केलेबली हम लोग जो है उसके अंदर डाटा अपना स्टोर करवा सकते हैं और जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? S3 बेसिकली इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, यानी कोई फाइल भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, यानी डिफरेंट टाइप का डाटा हम लोग इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो बेसिकली और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलाई करती है, तो जो डाटा स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है ये, ठीक है? और उसके अलावा जो इसका मेन फीचर है कि जब हम S3 के अंदर डाटा सेव करते हैं तो वो मल्टीपल रीजन के अंदर उस डाटा को स्प्रेड कर देती है कि इन केस अगर किसी एक रीजन से डाटा डिलीट हो जाता है तो बाकी रीजन से हम लोग अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि S3 बेसिकली वर्क किस तरह से करती है। अगर हम लोग बेसिकली क्योंकि S3 जो है वो स्टोरेज बेस्ड सर्विस है, तो स्टोरेज के लिए हमारे पास क्लाउड के अंदर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की स्टोरेज होती है। एक होती है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज और एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है? इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट मीन थिंग्स लाइक वीडियोज़ हो सकती हैं, उसके अंदर फ़ोटोज़ हो सकती हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं और फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं। S3 एक प्लेस है सिंपल क्लाउड के ऊपर, यानी जिस तरह गूगल ड्राइव एक स्पेस है, उसके अंदर आप अपनी विंडो को बूट बना के भी स्टोर करवा सकते हैं, जबकि वो विंडो का जो बूट है वहाँ पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। सेम एज़ इट इज़ S3 भी एक प्लेस है, जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट टाइप के डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसको रन नहीं कर सकते। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसके ऊपर कोई डेटाबेस नहीं रन कर सकते, ना ही उसके ऊपर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज की, ठीक है? तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज जो कि EC2 के सेक्शन के अंदर इंक्लूड है, इसको हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो EC2 के अंदर या ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई डेटाबेस भी रन कर सकते हैं, कोई गेम वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन S3 के अंदर जस्ट हम लोग डाटा ही स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी चीज हम उसके ऊपर रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी बेसिक्स। अगर बेसिक्स की बात करते हैं तो ये चीज आपने याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि S3 क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो अपलोड करते हैं। इसके अंदर जो इसकी डिफॉल्ट साइज है, यानी S3 बेसिकली क्या होता है, एक फोल्डर का आप कह लें, एक फोल्डर के अंदर यानी S3 के अंदर जो एक फोल्डर बना होगा उसका डिफॉल्ट साइज क्या होगा, यानी कितना डाटा हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, वो 0 बाइट से लेके 5 टेराबाइट का डाटा हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। अब यहाँ पे उससे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है, यानी पॉइंट डिस्कस किया है कि 0 बाइट से 5 टेराबाइट उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन उसके बाद हम लोग कह रहे हैं अनलिमिटेड स्टोरेज है, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली डिफॉल्ट उसका ये साइज है कि 0 बाइट से 5 टेराबाइट का डाटा हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा डाटा हमने उसके एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड स्पोर्ट से हेल्प लेके, यानी कि हम Amazon से कांटेक्ट करके हम लोग उसकी स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डेफिनेटली उसके ऊपर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी जो है वो चार्ज करेगा। उसके अलावा फाइल जो स्टोर होती है वो बकेट्स के अंदर होती है। बकेट्स बेसिकली क्या होती है, S3 के अंदर जब हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। अब सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो हम फोल्डर कहते हैं, लेकिन क्लाउड के अंदर जब S3 में कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, बकेट होगा बेसिकली। और उस बकेट के अंदर ही जो है वो डाटा स्टोर होगा, यानी फाइल्स वगैरह स्टोर होगी। लार्ज फाइल साइज ग्रेटर देन 5 जीबी, यानी वो फाइल जिसका साइज 5 जीबी से ज्यादा है
उसको हम लोग जो है वो मल्टी पार्ट के अंदर अपलोड करेंगे। मल्टी पार्ट से मुराद ये है कि हम उसको छोटे-छोटे चंक्स की फॉर्म में जो है वो अपलोड करेंगे। 5 जीबी की फाइल डायरेक्ट उस पे अपलोड नहीं करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो S3 इज़ अ यूनिवर्सल नेम स्पेस बट दैट इज़ नेम मस्ट बी यूनिक ग्लोबली। अब मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह हम लोग डोमेन जब परचेज़ करते हैं, तो डोमेन का नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में उस नाम की डोमेन पहले किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सेम एज़ इट इज़ S3 जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका यानी बकेट क्रिएट करते हैं तो उसका एक नेम लिखते हैं। जिस तरह फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका एक नेम लिखते हैं। तो वो जो नेम लिखेंगे बकेट का बेसिकली वो यूनिक होना चाहिए। वो पूरी दुनिया में कोई और बंदा उस नाम से बकेट यूज़ ना करे, यानी S3 की सर्विस ना यूज़ कर रहा हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल भी दी गई है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं जो यूआरएल जनरेट होगा, तो ये बेसिकली एक यूआरएल है और ये आगे बकेट का नेम है 00786। यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं जो कि ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है? और जब हम लोग S3 के ऊपर डाटा सक्सेसफुली जो है वो अपलोड कर देते हैं, देन हमें HTTP 200 कोड जो है वो रिसीव होता है कि आपका डाटा सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है? Amazon S3 बोथ वर्चुअल होस्टेड स्टाइल एंड पाथ स्टाइल, क्योंकि बेसिकली S3 के अंदर 2 तरह के पाथ होते हैं, 2 तरह के यूआरएल्स होते हैं। जिस तरह से एक यूआरएल यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो 2 तरह के बेसिकली S3 के अंदर जो है वो यूआरएल होते हैं। एक होता है वर्चुअल होस्टेड स्टाइल यूआरएल और एक होता है पाथ स्टाइल यूआरएल। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग होस्टेड स्टाइल यूआरएल की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो बकेट का नेम होता है वो डोमेन का पार्ट होता है। डोमेन क्या है? बेसिकली ये पूरा यूआरएल है, ठीक है? और इसी के अंदर ही जो है वो मेरी बकेट का नेम लिखा होगा, लेकिन ये होस्टेड स्टाइल यूआरएल नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेरी बकेट का नेम है 00786 वो यूआरएल से बाहर लिखा हुआ है, ठीक है? सो अगर हम बात करते हैं होस्टेड स्टाइल यूआरएल की, तो होस्टेड स्टाइल यूआरएल के अंदर बकेट का जो भी नेम होगा वो डोमेन के अंदर ही यूआरएल के अंदर ही डिफाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीटीपी बकेट। बकेट का मतलब यहाँ पे बकेट का कोई भी नेम हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बकेट लिख दिया। उसके बाद कंप्लीट यूआरएल होगा S3 AWS रीजन amazon.com, ये आप सबका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बकेट का नेम जो है वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बकेट का नेम है वो यूआरएल का पार्ट है। तो ये बेसिकली क्या है? वर्चुअल होस्टेड स्टाइल यूआरएल, ठीक है? अब हम बात करते हैं पाथ स्टाइल यूआरएल की। तो पाथ स्टाइल यूआरएल के अंदर बेसिकली होता क्या है? पाथ स्टाइल यूआरएल इसके उलट होगा, यानी कि होस्टेड स्टाइल यूआरएल में क्या होता है कि बकेट का नेम डोमेन का पार्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाथ स्टाइल यूआरएल की, तो उसके अंदर क्या होता है? जो बकेट का नेम है वो यूआरएल का पार्ट नहीं होता है। वो उसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो पाथ स्टाइल यूआरएल का यूआरएल की सॉरी एग्जांपल है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और इसके डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल पे जो है वो हम लोग बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स भी बताता जाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक टिप याद रखनी है कि जो S3 है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है? और उसका डिफॉल्ट जो साइज है वो 0 बाइट से लेके 5 टेराबाइट है। ये 2 हिंट हो गए। तीसरा हिंट ये कि इसका डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है? डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल में बेसिकली 2 टाइप है। एक है रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी और एक होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने S3 के ऊपर एक बकेट क्रिएट की, यानी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर फाइल अपलोड की और फौरन से उस फाइल को जैसे ही अपलोड की, अपलोड सक्सेसफुली होगी तो हमने फौरन से उस फाइल को रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी, यानी इधर से डाटा रीड हुआ और उधर से हमने उसको राइट भी कर लिया। नेक्स्ट इसकी जो डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल है वो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के थोड़े से डिफरेंट है रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी से। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? जब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने बकेट क्रिएट किया और उसके अंदर डाटा पुट किया है और इन केस अगर हम लोगों ने डाटा गलत पुट कर दिया या हमने जो डाटा एंटर किया है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा एडिट कर दें, मॉडिफाई कर दें, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग उसको एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो जब उसको एडिट या डिलीट करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसको एडिट करने में या डिलीट करने में। क्यों? क्योंकि वो जो डाटा है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ यानी मल्टीपल रीजन के अंदर जो है वो शेयर हो चुका है। तो वो वन बाय वन एक-एक रीजन के अंदर जाके उस डाटा को या तो डिलीट करेगा या तो उसको अपडेट करेगा। तो इसलिए ये जो है वो उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल है S3 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी की यानी की वैल्यू स्टोर क्या होते हैं? बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी, जो कि प्रैक्टिकल लैब के अंदर आपको हेल्प करेंगी। हम बात कर रहे थे S3 द सिंपल की वैल्यू स्टोर, इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगेन जो है वो S3 ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है और ऑब्जेक्ट मल्टीपल चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। यानी सबसे पहले आती है की।
दिस इज अ सिंपली नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो फाइल का नेम होगा, यानी बकेट क्रिएट की और बकेट के अंदर जो फाइल हम लोग अपलोड करेंगे उसका जो भी नेम होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, की बोलेंगे। वैल्यू क्या है, दिस इज सिंपली डाटा इज मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी डाटा जिस सीक्वेंस के अंदर जिस सीक्वेंस में या आप कह लें कि जिस ऑर्डर में आपने अपलोड किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यू बोलेंगे। वर्जन आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बैकअप के लिए होता है और इसको आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे भी और उसकी प्रैक्टिकल लैब भी परफॉर्म करेंगे। ये एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए और बैकअप के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। मेटा डाटा क्या होता है कि कब फाइल अपलोड हुई है, किस टाइम पे हुई है, किस डेट को हुई है, टाइम उस वक्त क्या था, किस रीजन से हुई है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेटा डाटा के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मजीद इसके अंदर हम लोग देखते हैं मेटा डाटा। और मेटा डाटा को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डाटा का साइज क्या था, नेम क्या था, किस टाइम पे अपलोड हुई है, ठीक है, और किस रीजन से अपलोड हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेटा डाटा के अंदर होगी। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी बकेट के अंदर जो डाटा मैंने अपलोड किया है कौन कौन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, यानी कि मैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा सकता हूँ, ये सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास S3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। S3 ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले है स्टोरेज क्लासेस, देन हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, वर्जनिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होती है, क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग अपना डाटा के ऊपर जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या बकेट पॉलिसीज जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरेज टीयर्स की बात करते हैं, स्टोरेज क्लासेस की बात करते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल S3 के अंदर सॉरी मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस मौजूद है। सबसे पहले जो इसकी डिफॉल्ट क्लास है वो है S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड इसकी डिफॉल्ट क्लास है, यानी जब हम बाय डिफॉल्ट एक बकेट क्रिएट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होगी। और स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, 99.99 अवेलेबिलिटी होती है डाटा की और 99.99% जो है वो ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये कदरें थोड़ी महंगी होती है क्योंकि ये फॉरन हम लोग बकेट क्रिएट कर रहे थे और विदाउट एनी परमिशन हम लोग डाटा को रीड भी कर सकते हैं, यानी रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज क्लासेस जो है वो थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप है S3 इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। अगर हम लोग S3 इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग वो डाटा अपलोड करेंगे जिसको महीने में या हफ्ते में एक आध बार जो है वो हम लोग एक्सेस करते हैं, क्योंकि डाटा एक्सेस महीने में एक आध बार होगा या हफ्ते में एक आध बार होगा तो जितना डाटा कम एक्सेस होगा उतने ज्यादा इसकी प्राइस भी कम होगी, तो इसकी प्राइस बेसिकली स्टैंडर्ड से कम होगी। उसके बाद हमारे पास है इंटेलिजेंट टीयरिंग। अब इंटेलिजेंट टीयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटेलिजेंट टीयरिंग खुद ऑन करने पड़ती है, बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट टीयरिंग ऑन नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मैंने एक बकेट क्रिएट कर दी है और उस बकेट के अंदर मैंने डाटा अपलोड कर दिया है और फर्ज करें कि स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड ही होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का रूल क्या है कि मैं उसको जो है वो डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली उसको एक्सेस कर रहा हूँ उस डाटा को, लेकिन अगर मैंने इंटेलिजेंट टीयरिंग ऑन की हुई तो इंटेलिजेंट टीयरिंग ये देखेगा कि S3 स्टैंडर्ड के अंदर जो डाटा है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा, यानी वो हफ्ते में या महीने में एक आध बार एक्सेस हो रहा है, तो वो क्या करेगा उस डाटा को S3 स्टैंडर्ड से कॉपी करेगा और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ले जाएगा, क्योंकि S3 स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो ज्यादा है। तो इस तरह से इंटेलिजेंट ट्रेनिंग क्या करेगा, आहिस्ता 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 हमारे पास सबसे लोएस्ट कॉस्ट के अंदर डाटा ले आएगा, क्योंकि वो डाटा हमारा सेव भी होगा, लेकिन हम उसको क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे इसलिए वो खुद ब खुद ही उसको डिफरेंट स्टेप से गुजारते हुए सबसे लो वाली प्राइस वाली स्टोरेज के अंदर ले जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग, अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है जो फाइल आपने अपलोड की है एटलीस्ट उसका जो साइज है वो 128 केबी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वन जोन इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस। अब वन जोन का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके अंदर डाटा अपलोड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन में रहेगा, यानी एक ही कंट्री में आप सिंपली कह लेके रहेगा, ठीक है। जिस तरह से मुंबई के अंदर भी इसका एक रीजन मौजूद है और उसके अंदर बाकी आगे उसकी डेटाबेसेस या आप कह लें उसकी अवेलेबिलिटी जोन्स है बेसिकली, ठीक है। सो वन जोन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक ही कंट्री में डाटा अपलोड किया है और इन केस किसी एक्सीडेंटल डिलीशन की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मेरा वो पूरा मुल्क या वो पूरा रीजन तबाह बर्बाद हो गया, तो इसका मतलब मेरा डाटा भी लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने वन जोन में नहीं करना, क्योंकि इसमें एक ही है कि एक ही रीजन के अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं, हम कोई और यूज करेंगे कंपैरेटिवली इसकी प्राइस तो कम होती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर वो रीजन किसी वजह से यानी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, किसी वजह से अगर वो रीजन गया तो हमारा डाटा भी उसके साथ चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास RRS यानी रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जब हम डाटा अपलोड करेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें से कुछ एक फाइल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा और हो सकता है वो फाइल हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर भी डाटा स्टोर नहीं करवाएंगे। रिकमेंडेड ये है कि वन जोन और रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज आप यूज ना करें। कंपैरेटिवली इनकी जो प्राइस है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से या स्टैंडर्ड से कम होती है, लेकिन इसमें हमारा डाटा लॉस होने का ज्यादा
खदशा होता है और डाटा हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब हमारे पास S3 की स्टोरेज है वो है ग्लेशियर और डीप ग्लेशियर। अब फ़र्क है कि मैंने ग्लेशियर के अंदर डाटा स्टोर करवाना है, यानी कि अगर मैं 180 डे सॉरी 90 डेज़ के लिए डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, यानी 3 मंथ के लिए डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ और उसको मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट प्राइस के अंदर जो स्टोरेज क्लास मिलेगी वो है ग्लेशियर, जिसके अंदर हम लोग 90 डेज़ के लिए डाटा जो है वो आराम से जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और इसमें 3 टू 5 आवर्स के अंदर हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसकी एक नई टाइप भी आ गई, एक्सपीडिटेड रिट्रीवल। एक्सपीडिटेड रिट्रीवल का मतलब ये है कि 1 से 5 मिनट के अंदर भी आप 90 डेज़ पुराना डाटा जो है वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। ग्लेशियर के बाद हमारे पास डीप ग्लेशियर या डीप आर्काइव है, इसकी नेक्स्ट स्टोरेज क्लास, जिसके अंदर हम लोग 180 दिन यानी कि 6 मंथ के लिए डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और 6 मंथ पुराना डाटा अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें जो है वो 12 आवर्स पहले जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा और 12 घंटे के बाद हम लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये मेरे पास एक चार्ट है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इस हवाले से कि आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन-सी जो है वो स्टोरेज क्लास सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ इसमें कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट ग्लेशियर की एक एग्ज़ाम्पल है जो कि मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, इसको आपने स्टडी कर लेना और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं चार्जेज़ की। चार्जेज़ किस-किस चीज़ के ऊपर S3 जो जब हम यूज़ करें तो किस-किस चीज़ के ऊपर अमेज़न हमें चार्ज करता है। सबसे पहले बकेट क्रिएट करने के कोई चार्जेस नहीं है, यानी जितने मर्ज़ी आप फ़ोल्डर क्रिएट करें उसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर डाटा स्टोर करवाएँगे तो स्टोरेज के पैसे वो चार्ज करेगा, ठीक है? लेकिन ये हमारा फ्री ट्रायल के अंदर ईज़िली जो है वो हम इसको सारा को परफ़ॉर्म कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद रिक्वेस्ट एक तो डाटा पुट करने की रिक्वेस्ट है और एक डाटा को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर अमेज़न चार्ज करेगा। फिर स्टोरेज को मैनेज करने के लिए जो वो पैसे चार्ज करेगा और डाटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी एक बकेट से अगर आप किसी और दूसरे के साथ क्लाउड पे डाटा शेयर करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के पैसे वो चार्ज करेगा और ट्रांसफर एक्सेलरेशन के वो पैसे चार्ज करेगा। ट्रांसफर एक्सेलरेशन का मतलब मैं सिंपल अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट भी हम इसी को ही स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने स्पीडली अपना डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके वो पैसे जो है वो चार्ज करेगा, यानी इसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। अब ट्रांसफर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या करता है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ डाटा हमारा इंटरनेट फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी भी वजह से डाटा हमारा लॉस होने का खदशा होता है, ठीक है? और इन केस अगर वो ये सारे अगर हम खदशे बुला भी दें कि कोई मसला नहीं जी, एक दिन में अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो हो जाए सक्सेसफुली, नो इश्यू। अगर कोई 1-2 फाइल बीच में से जैसे वो पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट है, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डाटा 1 दिन में ट्रांसफर होना है, वहाँ पे आप 1 आध घंटे में या 2 घंटों में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन थ्रू ट्रांसफर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है स्पीड अप, उस प्रोसेस को, ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो उसको स्पीड अप कर देगा बेसिकली। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फर्ज़ करें ये लंदन रीजन के अंदर मेरी बकेट क्रिएट की हुई है, यानी लंदन में मैंने बकेट क्रिएट की है और मैं पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्ट डाटा, यानी यहाँ से बैठ के डायरेक्ट डाटा जो है वो लंदन रीजन के अंदर जो मेरी बकेट क्रिएट है उसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ। अब ये देखें कि मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। मुझे इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी चाहिए और उसमें फ्लक्चुएशन भी आ जाती है, ठीक है? कंसिस्टेंट तो नेट होता नहीं है कि यानी कंसिस्टेंट 2 एमबी का नेट है तो 2 एमबी की स्पीड कंसिस्टेंट कभी भी नहीं आएगी। उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, ठीक है? तो अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्ट लंदन के अंदर डाटा स्टोर करवाता हूँ, तो मुझे उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और उसमें मेरा डाटा भी लॉस होने का खदशा है, ठीक है? अब ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या करता है? ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या करता है कि वो कहता है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर अमेज़न का रीजन नहीं है, चाहे अमेज़न का कोई अवेलेबिलिटी ज़ोन यानी कि डेटाबेस नहीं है अमेज़न की, तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि आप पाकिस्तान की एज लोकेशंस के ऊपर, एज लोकेशन का मैं कॉन्सेप्ट ज़रा यहाँ पे आपको बता दूँ कि जिस तरह से हम लोग सिंपल सीएमडी पे जाएँ और सिंपल लिखे पिंग और गूगल सर्च करें, तो वो हमें बताता है कि इतने राउट से स्विच होके आप गूगल के डाटा सेंटर को के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो सेम एज़ इट इज़ जब हम पाकिस्तान से बाहर से कोई कॉल आती है, तो वो पहले पाकिस्तान एक्सचेंज के अंदर कॉल आएगी और आगे डिफरेंट गेट्स के थ्रू हमारे पास कॉल्स आती है। वो इतनी जल्दी प्रोसेस होता है नैनो सेकंड्स के अंदर कि हमें उसका आइडिया भी नहीं होता, लेकिन पीछे उसके प्रॉपर एक नेटवर्किंग होती है। सेम एज़ इट इज़ अगर हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर कोई डाटा सेंड करना है तो पहले हमें उसको एज लोकेशंस के ऊपर रखना पड़ेगा। ये हमारी क्या होती है पाकिस्तान की एज लोकेशन। ये एज लोकेशन चाहे किसी कंट्री, पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में भी अगर अमेज़न का रीजन है, नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर मुल्क की एज लोकेशंस है। एज लोकेशन का मतलब आप ये कह लें कैशे, जिसके अंदर हम लोग डाटा अपना अपलोड करते हैं और उस कैशे के अंदर आप सिंपल ये समझ लें कि ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है जो हमारे उस डाटा को स्पीडली जो है वो लंदन रीजन के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है?
अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है वो एक लिंक है जिसको मैं गूगल पे जो है वो सर्च करके दिखाता हूँ कि अगर हम लोग डायरेक्ट यानी ट्रांसफर एक्सलेशन या एज लोकेशन को यूज ना करें और डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान से लंदन के रीजन में डाटा सेंड करें तो कितना टाइम लगेगा, और अगर हम ट्रांसफर एक्सलेशन के थ्रू करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये जब तक जो है वो एनालिसिस जो है वो लोड हो रहे हैं तब तक हम लोग आगे फर्दर इसको स्टडी करते हैं और वापस अगेन इस पे आ जाते हैं, क्योंकि इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम टिप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट्स आपने एटलीस्ट ये पॉइंट तो आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। और एंड पे इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि कुछ डम्प्स पेपर, कुछ पास पेपर, पेपर पैटर्न भी आपके साथ शो कर दूं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि एग्जाम टिप क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि S3 जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर जो डिफॉल्ट फाइल हम स्टोर करवा सकते हैं वो है 0 बाइट से लेके 5 टेराबाइट का, ठीक है। ये वही सारी चीजें हैं जो अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फिर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी क्या होती है, S3 का नेम यूनिवर्सल जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और 0 कैरेक्टर से लेके 63 कैरेक्टर तक हम इसका नेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो ये मैं चीजें आपको प्रैक्टिकल में भी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास S3 स्टैंडर्ड क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। S3 स्टैंडर्ड किस तरह से काम करती है, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस किस तरह से काम करती है, ग्लेशियर और डीप ग्लेशियर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर ग्लेशियर में से डाटा एक्सेस करना है तो कितना टाइम हमें पहले रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है, यहाँ पे 3 to 5 आवर्स बिफोर एक्सेस। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर के अंदर एक एक्सपीडिटेड रिट्रीवल भी एक इसकी टाइप है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो 1 से 5 मिनट के अंदर भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोर फंडामेंटल को याद रखना है कि की क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, वर्जन आईडी क्या होती है, मेटा डाटा क्या होता है, सब रिसोर्सेज के अंदर ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली रिस्ट्रिक्शन होती है कि बकेट के अंदर स्टोर डाटा कौन कौन एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर सिर्फ हम डाटा स्टोर करवा सकते, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसकी लैब परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, और लैब के अंदर ये सारे स्टेप जो है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे 1 by 1, और इसकी लैब भी काफी अच्छी खासी लेंथी है। सो वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर परफॉर्म करें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी है, वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट है तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं उसी पेपर के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट जो भी इंक्लूड करना पड़ा है, लेकिन नो वरी, हम लोग इसकी प्रैक्टिकल लैब भी परफॉर्म करेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।